हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपकी यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ना एज यू नो, दिस इज वीक 2 ऑफ अक्टूबर। सो यहाँ से हम जो भी पॉलिटी में पिछले 1 वीक में रहा है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ना एज यू नो, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 9 सोर्सेज से करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, which includes The Hindu, Indian Express, Live Mint, Economic Times, Down to Earth, PIB, PRS, योजना एंड कुरुक्षेत्र। राइट, सो 9 के 9 सोर्सेज ही यूपीएससी के लिए रेलेवेंट माने जाते हैं। तो जो भी यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं पॉलिटी के, हम उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स प्रेस फ्रीडम। सो रिसेंटली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया है कि जो क्रिमिनल केसेस चलाए जाते हैं जर्नलिस्ट्स के खिलाफ, जस्ट ऑन दी मेयर, आप कह सकते हैं क्रिटिसाइजिंग दी गवर्नमेंट, बेसिकली जो जर्नलिस्ट यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, उन पे क्रिमिनल केसेस लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो मीडिया है उसकी फ्रीडम एग्जिस्ट करती है, और जो भी जर्नलिस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, मेयर क्रिटिसिज्म पे आप उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस लॉन्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी हैं ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है ना। रादर हम ये कहते हैं यहाँ पर 4 मेजर इंस्टीट्यूशंस या पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जिसमें आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया देखने को मिलता है। राइट, सो प्रेस फ्रीडम इज वेरी वेरी क्रूशल, दैट इज वाई इट इज नोन एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। राइट, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको डील करता है, दैट डील्स विद योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट, सो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, एंड ये एक तरह से अपहोल्ड भी किया गया है बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में। ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ना एज यू नो, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करते हैं, तो इसके रिस्ट्रिक्शंस आपको 19 क्लॉज 2 में दे रखे हैं। राइट, सो 19 क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे it can be placed on this right in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, public order, decency, morality, or in relation of the contempt of court, defamation or incitement to an offense. So ये सारी reasonable restrictions दे रखी हैं under article 19 clause 2। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, बेसिक्स पढ़े हैं, आपको ये अच्छे से पता होगा। राइट, नाउ फ्रीडम ऑफ मीडिया इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। सो बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो दिया है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। राइट, व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रेस फ्रीडम, इट आल्सो मैंडेट्स दैट द प्रेस मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि हाँ, आपके पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ये जो प्रेस फ्रीडम है ये भी रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए। तो करंट स्टेटस की अगर बात करते हैं, तो इंडिया का रैंक जो है वो काफ़ी पीछे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करते हैं, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में, और इंडिया का जो रैंक है इट इज़ 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं हमारा रैंक बहुत खराब है इसमें। ठीक है, सो डिक्लाइन इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर रीजनल ट्रेंड विद मेनी कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन एक्सपीरियंसिंग सिमिलर सेटबैक्स। सो सिमिलर सेटबैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये एट्रीब्यूट किया है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे कर्ब करा जाता है प्रेस फ्रीडम, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करा जाता है, इकोनॉमिक प्रेशर्स क्रिएट करे जाते हैं, और थ्रेट क्रिएट किया जाता है जर्नलिस्ट की सेफ्टी पे, जिसकी वजह से इंडिया का रैंक आपको इतना पीछे देखने को मिलता है। इट इज़ 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। क्लैरिटी है? सो यहाँ पर आपका इंडिया का जो रैंक है, अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, तो काफ़ी पीछे देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर अपहोल्ड करने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, कि यहाँ पर जो प्रेस फ्रीडम है वहाँ पर पूरी रिस्ट्रिक्शंस आप देख सकते हैं, पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर ले डाउन की हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम मूव करते हैं। 5 न्यू लैंग्वेजेस ग्रांटेड द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। ना दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने ग्रांट किया है क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस टू मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्लासिकल लैंग्वेजेस अपग्रेड हो चुकी हैं, यहाँ पर 5 और क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऐड किया है। सो मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। Now the cabinet also updated the eligibility criteria. Eligibility criteria को भी अपडेट किया है, हम देखेंगे अभी eligibility criteria क्या है।
अभी फॉर द टाइमिंग हमारे पास कितनी थी? 6 प्लस 5 हो चुकी हैं अब, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ द टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस इज 11, ठीक है, तो 6 प्लस 5, तो आप देख सकते हैं जो हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो कौन कौन सी थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ठीक है। तो आपको डेट्स भी दे रखी हैं, यहाँ पर तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 एंड ओडिया दैट इज 2014, राइट। और अगर हम ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, यस दे आर लिस्टेड अंडर 8th शेड्यूल। ना 8th शेड्यूल में आपको टोटल लैंग्वेजेस कितनी देखने को मिलती हैं? 22 लैंग्वेजेस जो आपको देखने को मिलती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस दैट आर प्लेस्ड अंडर 8th शेड्यूल। और ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ये 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलती है। क्लैरिटी है? नाउ क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि इनकी हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, मतलब काफी ओल्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी 15,000 to 2,000 years ओल्ड। दूसरा, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट दैट इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज। तो बेसिकली टेक्स्ट होने चाहिए और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो काफी ओल्ड भी हो और जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन हो रहे हो। दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ नॉलेज टेक्स्ट। नॉलेज टेक्स्ट होनी चाहिए, जैसे प्रोज टेक्स्ट होने चाहिए, पोइट्री टेक्स्ट एग्जिस्ट करने चाहिए, एपिग्राफिकल होने चाहिए एंड सो फोर्थ। And the said language and literature should be distinct from its modern format. Modern format से ये distinct होनी चाहिए। ये eligibility criteria exist करता है to be a classical language. Classical language के criterias भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है जी। Now benefits की अगर बात करते हैं, देखो once a language is stated as a classical language, तो benefits क्या होते हैं? नंबर 1 आप देख सकते हैं 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस को। दूसरा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाता है फॉर स्टडीज इन द क्लासिकल लैंग्वेज। एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो यूजीसी है is requested to start with a certain number of chairs for the classical language at least in the central universities। जो भी central universities हैं वहाँ पर सीट बनाई जाए इन particular languages के लिए, right? तो ये आपको क्या देखने को मिलते हैं? The benefits when a particular language is stated as a classical language, right? So these are the benefits that have been provided. नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, दैट इज कास्ट बायस एंड सेग्रीगेशन इन प्रिजन्स। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि जो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन डिस्क्रिमिनेशन की जाती है इवन इन द प्रिजन्स, ठीक है, तो वो प्रिजनर्स में जो कास्ट डिस्टिंक्शन आप कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखा गया है कि जो प्रिजन में भी ना मीनियल जॉब्स होती हैं वो स्पेसिफिक कास्ट के को ही डेडिकेट किए जाती हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है जो सेग्रीगेशन आपने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है प्रिजनर्स में भी, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये गाइडलाइंस दी हैं, क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी और पर्सनैलिटी का के लिए ऑपरेसिव है, इसीलिए। नाउ इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एससी है उन्होंने एक तरह से देखा है जो प्रिजन मैनुअल्स हैं इन मोर देन 10 स्टेट्स, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, सो वहाँ पर प्रोविजंस आपको देखने को मिली हैं कि जहाँ पर विच सैंक्शन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सैंक्शन करी जाती हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। सो जो एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस हैं वो प्रिजन रूल्स में जो रिस्पेक्टिव प्रिजन रूल्स में बने हुए हैं उसको डिमोलिश करने की बात करी गई है, खत्म करने की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं जो मीनियल जॉब्स हैं दे आर नॉट अलॉटेड टू प्रिजनर्स हु बिलोंग टू स्पेसिफिक कास्ट। सो जो मीनियल जॉब्स हैं वो भी किनसे करवाई जाती हैं? जो लोअर कास्ट के लोग बिलोंग करते हैं, जो हायर कास्ट के लोग जो प्रिजनर्स हैं उनसे ये मीनियल जॉब्स नहीं करवाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेशंस देखने को मिले हैं, जैसे तमिलनाडु का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, थेवार्स, नादार्स, पल्लार्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पल्याम कोटाई Central jail in Tamil Nadu was one such instance of caste-based segregation of the barracks। तो caste-based segregations यहाँ पर देखने को मिली हैं। Now जो यूनियन गवर्नमेंट का मॉडर्न प्रिजन मैनुअल है 2016 का और जो मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट है 2023 का, they variously rate habitual offenders who are mostly members of denotified tribes। So आज भी आपको ये denotified tribes basically देखने को मिलती हैं जहाँ पर habitual offenders ज़्यादातर किस ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं? denotified ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। सो दीज लॉज असाइन किचन ड्यूटीज एंड कुकिंग इन प्रिजन्स ऑन a caste and religious basis। So even kitchen duties भी यहाँ पर caste और religion के basis पे दी जाती है। They continue to allow caste based privileges in prisons। caste based privileges भी यहाँ पर pertain हो रही हैं। So यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने strict guidelines दी हैं कि ये जो caste discrimination prisons में किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए,
राइट तो हाइलाइट्स देख लेते हैं जजमेंट की। तो उन्होंने बोला है कि भाई देखो हमारे आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या दे रखा है, इट इज अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो स्टेट इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेट्स अ सिटीजन, वो एक तरह से क्या बन जाता है, हाईएस्ट फॉर्म की डिस्क्रिमिनेशन बन जाती है, क्योंकि स्टेट खुद कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने की बात कहां कर रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 17 में, लेकिन एक तरह से ये क्या है, इट इज अनटचेबिलिटी ओनली। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं इट इज राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर, जो बेगार करवाई जाती है, फोर्स लेबर करवाई जाती है, उसके अगेंस्ट हमारे पास कौन सा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23। तो आप देख सकते हैं जो ये बॉर्न क्रिमिनल्स हैं या हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ये बेसिकली ब्रिटिश एरा में था, है ना, लेकिन आज भी हम इसको रादर जो नए मैनुअल्स बने हैं 2016 के 2023 के, वहां पर भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात करी गई है। जबकि हैबिचुअल ऑफेंडर्स का जो नाम है ये किसने दिया था, एक्चुअली इट वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स की लेगेसी जो है, कॉलोनियल लेगेसी है, हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये कॉलोनियल कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन थी जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, और ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। इट ऑल्सो ऑर्डर्ड द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डीएलएसए जिसको कहा जाता है, एंड द बोर्ड ऑफ विजिटर्स फॉर्म्ड अंडर द सेंट्रल मॉडल प्रिजन मैनुअल टू जॉइंटली कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस। यहाँ पर कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो यहाँ पर जॉइंटली कंडक्ट करे रेगुलर इंस्पेक्शंस, जिससे कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जो भी चल रही है इसको अबॉलिश किया जाए। क्लैरिटी है, सो ये की हाइलाइट्स हैं आपकी जजमेंट की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज। ना नेक्स्ट न्यूज इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है न्यूयॉर्क में has clarified that rumors circulating on the social media regarding OCI as becoming reclassified as foreigners are false। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्लासिफाई किया है कि भाई जो OCI रूमर्स फैले हुए हैं कि OCI कैटेगरी को अब फॉरेनर्स ही ट्रीट किया जाएगा, वो गलत है। ठीक है ना, OCI के बारे में जान लेते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। सो OCI वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। OCI बेसिकली क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो इसको ग्रांट किया जाता है मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा। लाइफ लॉन्ग वीजा आपको देखने को मिलता है, एंड दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद FRRO, दैट इज फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और FRO विच इज फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ना आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वीजा फ्री ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर वीजा से एक्सटेंडेड, क्योंकि वीजा फ्री ट्रैवल है, तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है बार बार FRRO को या फिर FRO को, राइट। फॉर नेक्स्ट अगर हम OCI कार्ड होल्डर्स की बात करते हैं तो दे कैन ऑल्सो ओपन अ स्पेशल बैंक अकाउंट इन इंडिया। दे कैन बाय नॉन फार्म प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नॉन फार्म प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, ये खरीद सकते हैं, एंड एक्साइज ओनरशिप राइट्स, एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ ड्राइवर्स लाइसेंस। तो ये ड्राइवर्स लाइसेंस और पैन कार्ड को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे आर रिक्वायर्ड टू सीक परमिशन और परमिट टू विजिट प्रोटेक्टेड एरियाज। जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार कोई स्पेशल ट्राइब्स वहां पर एग्जिस्ट करती हैं, अगर सपोजिटली इनको वहां पर जाना है तो इनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लैरिटी है, ठीक है। तो इनके पास क्या क्या राइट्स हैं, ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कैन दे बाय एग्रीकल्चर लैंड? नो, एग्रीकल्चर लैंड नहीं बाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नॉन फार्म लैंड, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, दे कैन बाय दैट। यहाँ पर इवन ये पैन कार्ड अपना अप्लाई कर सकते हैं और ड्राइवर्स लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं स्पेशल जगह जाना है तो यहाँ पर परमिशन की रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन OCI ऑफ ऑल पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो जो भी लोग 26 जनवरी 1950 को रेजिडेंट्स इंडिया के सिटीजन्स थे, उसके बाद दे हैव ट्रांसफर्ड। मान लो कोई कपल है वो यूके चला गया और बहुत सालों से यूके में ही है, और यूके की उसने जो अपनी सिटीजनशिप है उसको अक्वायर कर लिया। तो जैसे ही आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को अक्वायर करते हो, आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाती है, क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करता है, राइट। सो वैसे ही आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को आप क्या थे, इंडियन सिटीजन थे, तो उनके बाद जो PIOs हैं उनको क्या स्टेटस दिया गया, OCI का स्टेटस दिया गया, राइट। सो आप देख सकते हैं, और देयर आफ्टर और वर एलिजिबल टू बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन दी सेट डेट। सो फॉरेन नेशनल जो है वो बेसिकली क्या है, बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट, अ चाइल्ड और अ ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ सिटीजन। सो उसका बच्चा है या उसका आगे का बच्चा है तो उसके लिए भी OCI यहाँ पर मिल सकता है। अ माइनर चाइल्ड,
कोई माइनर चाइल्ड है उसके लिए भी यहाँ पर हो सकता है, एंड माइनर चाइल्ड हुज बोथ सिटीजंस आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज OCI कार्ड होल्डर. तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए. नाउ हु कैन नॉट बी एन OCI कौन नहीं हो सकता है? An applicant is not eligible to get OCI card if his or her parents or grandparents have ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh. Very important. कभी भी वो लाइफ टाइम में पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन रहे हैं तो वो उनके जो बच्चे हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, कभी ना कभी क्या रहे हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश के रेजिडेंट्स रहे हो, उनके पास OCI कार्ड नहीं हो सकता है. फॉरेन मिलिट्री पर्सन either in service or retired are also not entitled to grant for OCI. So कोई फॉरेन नेशनल है, मान लो वो फॉरेन मिलिट्री पर्सनल है, तो उसके लिए भी कभी OCI कार्ड नहीं मिल सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. नाउ व्हाट आर OCIs नॉट अलाउड टू डू? क्या नहीं कर सकते हैं? तो दे कैन नॉट वोट नहीं कर सकते हैं, ना ही मेंबर बन सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का या फिर पार्लियामेंट का, या फिर कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए. तो जो भी पब्लिक ऑफिसेस हैं ये होल्ड नहीं कर सकते. देखो, अगर आपने पता हो, जब हम प्रेसिडेंट के लिए भी पढ़ते हैं तो सबसे पहली क्राइटेरिया क्या होता है? ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, राइट? सो इंडियन सिटीजन अगर वो नहीं है तो ये चीजें वो होल्ड नहीं कर सकते हैं. ऐसे ही और शी कैन नॉट नॉर्मली होल्ड एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट. सो IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, या कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है तो आप यहाँ पर नहीं होल्ड कर सकते हो, बिकॉज आप क्या नहीं हो? इंडियन सिटीजन नहीं हो, आप OCI कार्ड होल्डर हो, राइट? क्लैरिटी है? सो दीज आर OCIs विच आर नॉट अलाउड टू डू सो. दीज आर दी एक्टिविटीज. नेक्स्ट न्यूज पे हम मूव करते हैं, दैट इज अन्न दर्पण. अन्न दर्पण की अगर बात करते हैं तो FCI ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है कोफोर्ज लिमिटेड एज द सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. सो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है FCI के द्वारा विच इज नोन एज अन्न दर्पण. सो अन्न दर्पण के लिए यहाँ पर कोफोर्ज लिमिटेड को बेसिकली एम्प्लॉय किया है. नाउ अगर हम FCI की बात करते हैं तो यहाँ पर एम्बार्क किया है एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, जिससे कि हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं किसको? जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, उसको डिजिटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सब मैनुअली होता है. FCI एज यू नो फूड एग्रीगेटर है, किसका? सेंटर का, राइट? तो जो भी MSP पे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं वो उसको एक्यूमुलेट कौन करता है? इट इज FCI, है ना? तो यहाँ पर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिजिटाइज करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम क्या है? अन्न दर्पण. याद रखना है, ठीक है? नाउ इट इज नोन एज डिपो ऑनलाइन सिस्टम, राइट? सो द सिस्टम इज बीइंग डिजाइंड, जिससे करा क्या जाएगा? स्ट्रीमलाइन करा जाएगा और एनहांस किया जाएगा पूरी सप्लाई चेन मैकेनिज्म को. जैसे चाहे मंडीज की बात हो, मिल्स की हो, डिपोज की हो, इन सभी को डिजिटाइज करने की बात की गई है, राइट? सो दिस इज अन्न दर्पण. ना FCI के बारे में जान लेते हैं. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर FCI की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये FCI एक्ट के तहत बनी थी 1964 में. इसका काम ही क्या है? ये इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस देती है, जिससे कि सेफगार्ड करा जाए इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है सारे फूड ग्रेन्स की थ्रू आउट द कंट्री फॉर अ PDS सिस्टम. एज यू नो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है. मेंटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक्स. सो ऑपरेशनल और बफर स्टॉक्स को रखने का काम भी किसका है? FCI का है. तो मेन फंक्शंस ये FCI के आपको इंक्लूड करते हुए दिखते हैं. सो FCI के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अन्न दर्पण एग्जैक्टली आपसे अन्न दर्पण के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अन्न दर्पण किसने चलाया है. तो याद रखना है FCI का है. इससे करना क्या है? जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिजिटाइज करने की कोशिश करी जा रही है. किसमें? अन्न दर्पण में. क्लैरिटी है? सो यहाँ पर देख सकते हैं FCI ने एक तरह से बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अपनाया है, जिससे कि जो इंडिया की सक्सेस स्टोरी आपको देखने को मिलती है, फ्रॉम क्राइसिस मैनेजमेंट टू फूड सिक्योरिटी एंड अ स्टेबल सिक्योरिटी सिस्टम, किसने प्रोवाइड किया? इट इज बाय दी FCI. क्लैरिटी है? सो दीज वर दी न्यूज दैट वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिलिम्स, बिकॉज एज यू नो हमारी जो सर्वाधार सीरीज चल रही है इसमें हम प्रिलिम्स को टारगेट करते हैं, और जो हमारी प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है उसमें हम मेंस को टारगेट करते हैं. तो ये वाली जो सीरीज है, जो भी न्यूज आपके प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दैट वी ट्राई टू केटर, राइट? सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.